आप लोग बोल दीजिए वन आप सभी को नमस्कार। हम आपके बीच विकसित भारत क्रांति फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण लेकर आया है। हमारा बीच अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेलजी है, ऑनरेबल MP कपिल गाव जी, ऑनरेबल मिनिस्टर RD पंचायत ओजिंग तसिंग जी, और इस अभियान के हमारा कन्वेनर होम मिनिस्टर तागा ताकी जी मौजूद है। जैसे आप सभी को मालूम है, ये बिल पार्लियामेंट में 2025 को अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पास हुआ। हिस्टोरिक बिल है। यह बिल विल रिप्लेस मनरेगा। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हमारा एम्प्लॉइज पहले मनरेगा में 100 डेज था, अभी 125 डेज होगा। एंड स्पेशली द मॉनिटरिंग, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमारा GPS केस और उसका जो अटेंडेंस डिजिटली होगा और बाई एनुअल सोशल ऑडिट होगा। तो हमारा भी अभी ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी और गांव साहब जी आपका माध्यम से इस ब्रीफिंग करेगा। तो अभी गांव साहब जी आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। ऑनरेबल MP। Honorable President, Honorable Deputy CM, and Honorable Minister Ojing Tasing, and Viksit Bharat Ji Ram Ji, अरुणाचल प्रदेश का इंचार्ज तागे ताकी एंड मीडिया फ्रेंड्स। लास्ट विंटर पार्लियामेंट सेशन में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़ा बहस हुआ। विकसित भारत जी राम जी इस एक्ट को उस समय बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, और सारा अपोजिशन का बहुत गलत प्रेमी था कि ये महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया। ये महात्मा गांधी का नाम हटाने का नहीं है, ये कन्वीनियंस फॉर द कंट्री। देश का परमार युवा अनएम्प्लॉयड के लिए ये एक बहुत बड़ा एक विजनरी एक स्कीम है। विकसित भारत जी राम जी का ये जो एक्ट जो पास हुआ पार्लियामेंट में, इसका माध्यम से हर सेक्टर में, और पहले ये आपका वीडियो ही डिसाइड करता था, डिस्ट्रिक्ट में ही डिसाइड करता था कि हम लोग को क्या काम करना है MG नरेगा में। लेकिन इस एक्ट का पास होने का बाद अभी यहाँ 4-5 स्ट्रेटेजी स्कीम्स दिया गया है कि किस किस स्कीम में कहा क्या करना है। नाउ इट हैज बीन फ्रेम। प्लस जैसे प्रेसिडेंट ने बताया कि 125 डेज का ये होगा। प्लस आपका पहले मॉनिटरिंग सिस्टम में बहुत गड़बड़ी था, क्योंकि मॉर्निंग अटेंडेंस लेना, दिन में अटेंडेंस लेना और इवनिंग में अटेंडेंस लेना और उसको अपलोड करना, इट वाज ए नॉट ए इजी टास्क। एक दूर दराज इलाका में रहने वाला ऑफिसर्स और ये MG नरेगा में जो पार्टिसिपेट काम कर रहा है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा तकलीफ पास था। उसको भी इससे हटाया गया कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माध्यम से आप अरुणाचल प्रदेश में जो भी स्कीम हो रहा है वो दिल्ली से आराम से इजीली मॉनिटरिंग होगा। नॉट ओनली अरुणाचल, देश भर में जो भी स्कीम होगा, कौन सा स्कीम लिया, कौन सा स्कीम कर रहा है, कहाँ पर प्रोग्रेस हो रहा है, वो ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये होगा। और साथ में इधर केवल ये गांव में बेचने वाला केवल नहीं होगा, यहाँ पढ़ा लिखा लोग भी
शामिल होगा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ भी शामिल होगा। साथ में इतना ट्रांसपेरेंसी एक बिल लेके एक पास हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी, और हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ने भी इसको पार्लियामेंट में अपोजिशन में इतना डिस्टर्बेंस होने का बावजूद भी लगभग 2 घंटा एक्सप्लेन किया, जिसको देश भर ने सुना और देश का हर नागरिक ने सुना। तो इसलिए ये एक स्कीम है और एक ऐसा बिल पास हुआ है जिसमें हिमालयन बेल्ट एंड पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10-90 रेशियो है और बाकी मेजर स्टेट के लिए 60-40 रेशियो है। तो हम लोग के लिए स्पेशली पूर्वोत्तर राज्यों के लिए और हिमालयन बेल्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा स्कीम है। तो इसलिए मैं अरुणाचल प्रदेश वासियों को भी ये कहना चाहूँगा, विकसित भारत जी राम जी स्कीम में हर कोई भाग लेने के लिए तैयार रहना है और इसमें दूर दराज इलाका में भी स्कीम के आधार पे ये विकसित भारत जी राम जी स्कीम जो है लागू होगा, जिसमें कॉमन मासेस को भी बेनिफिट होगा और अनएम्प्लॉयड लोगों को भी बेनिफिट होगा। जो सोशल एक्टिविटीज, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो जितना यहाँ इन्वॉल्व होगा, तो इसलिए हम ऑन बिहाफ ऑफ द पीपुल ऑफ अरुणाचल प्रदेश में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि विकसित भारत 2047 का ये एक टारगेट है। देश भर में दूर दराज इलाका में भी ये फैलेंगे, काम करेंगे। तो इसमें हर सब मिलके इसमें भाग लेना चाहिए। मैं बाकी इसका डिटेल ऑनरेबल डिप्टी सीएम को रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसके ऊपर आप डिटेल में बता दीजिए। पहले तो मैं सारे अरुणाचल वासियों को नए साल का शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आने वाले समय में 2026 में सभी का सुखमय हो, सभी का आनंद हो, सभी का तरक्की हो, अरुणाचल प्रदेश का तरक्की हो और उन्नति आए और डेवलपमेंट आए। मोदी जी का गाइडेंस में और पेमा खांडू जी का नेतृत्व में क्षमता और उसके दोनों मिलकर अरुणाचल प्रदेश के आने वाले समय में और तरक्की लाएगा, ये मेरा उम्मीद है। और साथ ही साथ हमारा जितना भी मीडिया दोस्त आज डिस्कस करता है, आप सभी को भी मैं नया साल में बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सभी का आने वाले समय में मंदिर में बहुत सुखमय हो, आनंद का दिन आया, शांति का दिन। आज हम यहाँ उपस्थित इसलिए है कि जो विकसित भारत जी राम जी यानी कि गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जो बिल है हाल ही में पार्लियामेंट में पास हुआ है, उस बिल को लेके जो कि विकसित भारत जी राम जी है, उसको लेके हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। अभी अभी हमारा जो प्रेसिडेंट जी ने भी बहुत बताया, साहब ने भी बताया। आज का दिन में मेरा मायने में है हमारा स्टेट प्रेसिडेंट काली मैडम जी, उसके बारे में हमारा जो ग्रामीण मंत्री है काशी जी है, मेरे मायने में काटेगांव जी है उनकी लोकसभा, और उनके मायने में हमारा पूर्व मंत्री और अभी के जो विकसित भारत की आप जो अफसर जो इंचार्ज है वो भी बैठे हुए हैं, तो उसी को चर्चा करने के लिए आपको बुलाया। आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम विकसित भारत जी राम जी के बारे में कहें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत एक क्रांतिकारी कदम है, मोदी जी का ऐतिहासिक कदम है।
विजनरी स्टेट है। मैं मोदी जी को उनका गाइडेंस में इतना बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म लाया है, मोदी जी को मैं बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएँ भी देना चाहूँगा। आप सभी को मालूम है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो प्रोग्राम है, इसको लेके 1963 से बारीकी में अलग अलग सरकार का समय अलग अलग स्कीम लाए हैं। तो जो भी सरकार आया अपना से लाया, फिर दूसरा सरकार आया फिर अलग अलग। जैसे कि मैं बोलूँगा कि ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना और अनेक सारे जो प्रोग्राम लाए हैं अलग अलग सरकार ने। तो ये जो भी उद्देश्य लेके ये जो प्रोग्राम लाया था, तो उद्देश्य का जो मूल जो कारण था, जो उद्देश्य लेके लाया था, वो सिद्धि नहीं हो पाया। तो इसलिए बारीकी में अलग अलग स्कीम आते रहा। तो 2005 में यूपीए सरकार का समय में मनरेगा जो है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो प्रोग्राम है, उसका प्रोग्राम को लाया उस समय 2005। अभी अगर मनरेगा का बात कहा जाए तो मैं यही कहूँगा कि मनरेगा शुरुआत से ही बहुत कंट्रोवर्सी हुआ। बहुत सा क्वेश्चन उठाया गया, बहुत सा प्रश्न उठाया गया है मनरेगा के बारे में। पहले तो रघुवंश प्रसाद सिंह उस समय का जो मंत्री था, उन्होंने भी सवाल उठाया कि 100 डेज काफ़ी है क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका एक्टिविटी रहेगी कि नहीं रहेगा, किसानों के लिए ये फायदेमंद होगा कि नहीं होगा। इस तरह का बहुत सारे जो सवाल आते हैं। कांग्रेस का ज़माना में उस समय का जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है जयराम रमेश जी, उन्होंने भी बोला है कि ये मनरेगा सिर्फ गड्ढा खोदने के लिए है या टॉयलेट बनाने के लिए। तो उन्होंने फिर शरद पवार जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, उन्होंने भी सवाल उठाया कि ये किसानों के लिए कितना फायदेमंद होगा, कि किसानों के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए उसमें कुछ प्रावधान है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसको ये मनरेगा को स्टॉप करना चाहिए। इस तरह का कमेंट आया है उस समय से। तो मनरेगा को लेके कितना स्कैंडल हुआ आप देखा जाए तो। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्टर जो असली जो लेबर है वो नहीं हो के घोष लेबर आया, फिर कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया लेबर का बदले में, फिर मशीन से काम किया है। इस तरह का सहायक का जो है 40% जो वेज कंपोनेंट है, इस पर 40% जो वेज कंपोनेंट है वो पूरा का पूरा मिसयूज हुआ है। इस तरह का बहुत सारे हुआ है। और जो देखा जाए तो ये जो 60 साल का उम्र है, 80 साल का उम्र है, उस उम्र के लोगों को भी ऐसा लेबर बना के लिस्ट पे बना के वेजेस उठा लिया गया है। और जो वेजेस जिसके पास जाना चाहिए वो नहीं किया है, किसी और का पास गया है। इस तरह का बहुत सारे स्कैंडल हुआ, मॉनिटरिंग भी हुआ। मॉनिटरिंग का बावजूद आप देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना स्कैंडल, इतना मिसएप्रोप्रिएशन होने का कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका जो है मॉनिटरिंग टीम भेजा, कहाँ भेजा है, वेस्ट बंगाल में भेजा, तमिलनाडु में भेजा, पंजाब में भेजा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं, उसका कोई एक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे वेस्ट बंगाल में तो वो ये सस्पेंड किया गया मनरेगा को। यह सबको मालूम होना चाहिए कि मनरेगा को वेस्ट बंगाल में सस्पेंड किया गया है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। लेकिन जब से एनडीए सरकार आया तो मोदी जी का शासन के समय से ये स्ट्रीमलाइन हुआ, इसको ट्रांसपेरेंसी लाया गया। सीधा तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको इस सिस्टम को पूरा का पूरा इम्प्रूव बनाया है। और जो कांग्रेस का जमाना में जितना फंड दिया गया है उससे कई गुना हम लोग ज़्यादा दिया है। उसका आंकड़ा देखा जाए तो 2006-07 से 2013-14 कांग्रेस का समय, उस समय कितना था धनराशि उसका। हाँ,
2.12 लाख करोड़ था इस धनराशि व्यय किया उस पर इस मनरेगा के लिए। और उसका एनडीए सरकार का समय में 2014-15 to 2025-26 में 8,48 लाख करोड़ स्पेंड किया गया है मोदी जी का नेतृत्व में। इस तरह का है। और मोर देन 25 करोड़ लोगों को ये पॉवर्टी लेवल से बाहर निकाला है। ये हमारा मनरेगा का समय में हमारा और जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। कोई बड़ा बड़ा स्टेट है जो डेवलप स्टेट है उसको ज़्यादा मान दिया गया है। इस तरह का भी उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है जो और जो बहुत सारे लोग हैं जो सिटीज में बैठे हैं, टाउन में बैठे हैं, वो कभी कभी गांव में जाके वो लेबर वेजेस ग्रो करता रहा। इसका भी उदाहरण है इस तरह का। तो ये सब देख के बीजेपी सरकार का समय में कुछ सालों से मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी का गाइडेंस में समय समय में बहुत चर्चा हुआ कि मनरेगा सही मायने में जो निजी स्तर के जो लोग हैं, लेबर क्लास के जो लोग हैं, किसानों के लिए यह फायदेमंद है कि नहीं, तो इसमें सुधार लाना होगा कि नहीं। तो आफ्टर एक्सटेंसिव डेलिबरेशन ये निर्णय लिया गया कि इसमें सुधार लाना चाहिए, इसको एक रिफॉर्म लेना चाहिए मोदी जी के गाइडेंस में। तो वो रिफॉर्म कैसे लाया गया है कि रिफॉर्म अभी आ पहुंचा है, ये बिल पास भी हो चुका है। विकसित भारत जी राम जी। अभी जी राम जी क्या है? विकसित भारत जी राम जी क्या है उसको हमको जानकारी देना। जी राम जी क्या है? ये प्रो वर्कर है, प्रो डेवलपमेंट है, फोकस ऑन विलेज ट्रांसफॉर्मेशन, गाँव का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये जो है ये 100 डेज सिर्फ था पहले। अभी हम लोग ने बीजेपी सरकार में 125 डेज गारंटी दे रहा है। 125 दिन हो गया है, 103 से 125 दिन हो गया है इसको। इस कानून को बाहर और बजटरी प्रोविजन भी ज़्यादा कर दिया गया है इसके लिए। तो कांग्रेस का जमाना में इसका एलोकेशन 33,000 करोड़ तक गिर गया था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का समय में, कोविड का समय में भी, कोविड-19 में भी 1.11 लाख करोड़ वाज स्पेंड, खर्चा किया गया। कोविड का समय में भी 1,11,00,000 के लिए खर्च किया गया है कोविड का समय में। और गया साल मतलब 2025 में 88,000 करोड़ एलोकेट किया, 88,000 करोड़। लेकिन एक्चुअल खर्चा हुआ है 1 करोड़, 88,000 करोड़। और एक्चुअल खर्चा किया गया है 1 लाख करोड़, यानी कि ज़्यादा जितना एलोकेट किया है उससे ज़्यादा हम लोग खर्चा किया। इस तरह का है जो मोदी सरकार का समय है। तो अभी ये साल भारत सरकार में मोदी जी का नेतृत्व में यह तय किया गया है कि 1,51,282 करोड़ प्रपोज किया गया है कि विकसित भारत जी राम जी के लिए। उसमें से 95,600 करोड़ कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, और बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट है। वो भी कैसे देगा मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम है, ये सिर्फ खतर खोलने के लिए नहीं है। ये हमारा जो आम जनता है, जो लेबर क्लास है, निजी स्तर के लोग हैं, किसानों के लिए, उसका भला के लिए है। डेवलपमेंट इंडिया थ्रू डेवलपमेंट विलेजेस है। ये जो लंबे समय का जो लक्ष्य है, विकसित भारत, विकसित गाँव, स्वावलंबी गाँव बनाना है, यही हमारा लक्ष्य है। और इसमें क्या क्या है काम का जो है, ये जो काम जो किया जाएगा, ये सरकार तय नहीं करेगा, स्टेट गवर्नमेंट तय नहीं करेगा। ये ग्राम सभा और ये जो ग्राम पंचायत ये तय करेगा क्या क्या स्कीम लेना है, नहीं लेना है, यही तय करेगा, काम का तय करेगा। और ये जो है काम जो 4 कैटेगरीज में इसको काम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। 4 कैटेगरीज के काम का प्राथमिकता है
चार कैटेगरी में, चार कैटेगरी क्या है, ये जो वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण जो जिसको कहता है कि अमृत सरोवर जैसा है, ऐसे पौंड खाना रहेगा, चेक डैम बनाया जाएगा, वाटर हार्वेस्टिंग किया जाएगा, इरिगेशन स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, और विलेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें सड़क बनाया जाएगा, ड्रेन बनाया जाएगा, ब्रिजेस बनाया जाएगा, पुल बनाया जाएगा, स्कूल बनाया जाएगा, हॉस्पिटल बनाया जाएगा, आंगनबाड़ी बनाया जाएगा, और ये सब बेस्ड ऑन लोकली जो दरकार होगा वही करेगा। अब 3 नंबर में है कि जो रोजगार बढ़ाने का साधन, रोजगार बढ़ाने का साधन है, लाइवलीहुड सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, उसके लिए क्या फैसिलिटी दिया जाएगा, उसके लिए स्टोरेज फैसिलिटी दिया जाएगा, इनकम जनरेटिंग से दिया जाएगा उसके लिए। तो और क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट काम के लिए भी, हाँ, आपदा प्रावधान के लिए भी है, जो जैसे कि रिपेयरिंग वर्क दिया जाएगा, जैसे कि फ्लड कंट्रोल दिया जाएगा, जैसे ड्रेनेज दिया जाएगा, वाटर प्रिवेंशन दिया जाएगा, इस तरह का है। इन एडिशन टू ऑल दिस, इसका उत्तराखंड में 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी दिया जाएगा, 125 दिन का गारंटी दिया जाएगा। उसके बाद बेरोजगारी अलाउंस में भी ये जो है स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हैज बीन स्ट्रेंथन एंड अकाउंटेबल, जो है तो बेरोजगारी अलाउंस को और मजबूत किया जाएगा, ये है। तो ये मैं तो कहूँगा कि ये जो पहले का जो करप्शन था, अभी ट्रांसफर लाया गया है, और जो अगर डिले पेमेंट होगा, देर से पेमेंट होगा, उसके लिए भी पेनल्टी दिया जाएगा। दिस इज ऑल्सो मैंडेटेड इन द प्रोविजन। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, यानी कि एडमिन खर्चा है 6% से 9% बढ़ाया गया है, ताकि हम समय पे हम टाइमली पेमेंट कर पाए। मनरेगा का स्टाफ पर पेमेंट दिया जाएगा, मेड को दिया जाए, टेक्निकल स्टाफ है, सुपरवाइजर है, उनके लिए भी जो एडमिन खर्चा है उसको भी हम टाइम से दे पाएगा। और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, यंग गतिशक्ति और एडवांस टेक्नोलॉजी, ये दोनों इंटीग्रेट करके एक ड्यूरेबल एसेट यह भी इसमें प्रावधान है। और बायोमेट्रिक और डिजिटल मॉनिटरिंग किया जाएगा, ताकि डुप्लीकेसी ना हो, ताकि कोई मशीन से काम ना करे, ताकि कोई कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायरमेंट के लिए कोई काम ना हो, ये सब प्रावधान है इसमें। और फंडिंग पैटर्न कैसा हो, मैं ये बता देना चाहता। फंडिंग पैटर्न होगा 60:40, सेंट्रल स्टेट। फॉर जनरल स्टेट है, सेंटर का 60%, स्टेट का 40% फॉर जनरल कैटेगरी स्टेट। और 90:2 जन है जो हिमालयन स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश है, उसमें 90-10 का रेशियो में इसको फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसका बाद जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से 100% किया जाएगा। तो ये अकाउंटेबल है। हमारा 10% हमारा खर्चा जाएगा, तो हम और ज़्यादा मॉनिटरिंग करेंगे, और ज़्यादा चेक करेंगे स्टेट गवर्नमेंट का मॉनिटरिंग करेंगे। तो इसलिए और इसके लिए क्या है, किसानों के लिए खेती के मौसम के समय में 7 दिन तक काम रोक सकेगा राज्य सरकार। 7 दिन तक जो खेती का जो रोपण करेगा, जो हार्वेस्टिंग का समय होगा, जो प्लांटिंग का समय होगा, उसके लिए 7 दिन ये इसको रोक सकता है। इस तरह का कई सारे प्रावधान है। तो ये सारे मैं आप सबको बता रहा हूँ। और ये स्कीम क्या इंश्योर करेगा, वेजेस फॉर वर्कर, जो वेजेस है पूरा का पूरा इंश्योर करेगा। पहले जैसा नहीं है कि 100 दिन है तो 100 दिन नहीं मिला, ये 100 दिन का गारंटी है। अगर दे नहीं पाएगा तो डिले जो कंपनसेशन भी दिया जाएगा। इस तरह का डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, गाँव का विकास के लिए होगा। ये पॉवर्टी की एम्प्लॉयमेंट भी
सेल्फ रिलायंट रूरल कम्युनिटी सभी का विकास के लिए जो है स्कूल इंस्टीट्यूट करेगा और लाइवलीहुड क्रिएट करेगा, कन्वर्जेंस अदर स्कूल का साथ कन्वर्जेंस करके इसको लाइवलीहुड क्रिएट करेगा। इस तरह का जो हमारा प्रोग्राम है, तो हमारा लंबे समय का जो लक्ष्य है विकसित भारत, विकसित गाँव, स्वावलंबी गाँव बनाना है। इसी लक्ष्य से ये जो जी-राम जो है मनरेगा को सुधार को लाके ट्रांसफॉर्मेशन लाके ये विकसित भारत जी-राम जी को इंट्रोड्यूस किया गया है। जो से पास हो गया है, अभी इम्प्लीमेंट हो गया है। इसीलिए ये हम गाँव में ये जो है ये सरकार में जो नीति है जिससे किस तरह से इम्प्लीमेंट होना है, इसको गाँव में ले जाएगा। हम स्टेट लेवल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में अवेयरनेस होगा, फिर आपका मंडल लेवल में होगा, फिर हमारा जो लोग है गाँव जाके इसके बारे में लोगों से बताएगा जी-राम जी के बारे में, किस तरह की इसको लोगों को किस तरह से जो इसको सुविधा मिलेगा, किस तरह से बेनिफिट मिलेगा, ये सब जो इसका प्रतिक्रिया यही है कि विपक्ष असहज लेकिन पीएम मोदी का ऐतिहासिक सुधार, तो यही है मूल मुद्दा। तो मैं फिर दोबारा में एक ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन लाया है मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, सारे मंत्रिमंडल को बधाई देना चाहूँगा, बीजेपी सरकार को बधाई देना चाहूँगा। इसी के साथ मेरा जो है बहुत विपक्ष का तो सर ज़्यादा डिसीजन अरुणाचल में तो नहीं है, खाली राम जी का नाम को लेकर के खाली थोड़ा सा है। कल मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पूछा था, उन्होंने भी कुछ खास क्लियर नहीं दिया, लेकिन वो स्कीम को अच्छा बनाया है कि स्कीम में काफ़ी इंफॉर्मेशन दिया है, 60 डेज का लिंक पीरियड भी दिया हुआ है। जब ये हम लोग जब 10% में आता है तो लगता है हम लोग हिमालयन स्टेट्स को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आप फाइनेंस मिनिस्टर भी है तो सर 10% स्टेट का कितना रिसोर्स लगेगा होगा, और क्योंकि पहले आपने बोला काफ़ी करप्शन हुआ है, तो अरुणाचल में भी ऐसा आपको रिपोर्ट मिला होगा शायद ना सर, और उसमें कार्रवाई भी जरूर हुआ होगा लगता है। करप्शन तो सभी स्टेट में हुआ है, क्योंकि इसका जो था, इसका जो पॉलिसी ठीक नहीं था, कॉर्पोरेट पॉलिसी नहीं होने का कारण से तो करप्शन हुआ है। उसी के लिए ये जो सुधार लाया गया है, इसी के लिए रिफॉर्म लाया गया है। जो 10% का सवाल है, 10% हम इंतजार करेगा, अभी नहीं बोल सकते कि हमें 10% कितना अमाउंट में आएगा, तो हम लोग कैलकुलेट करके सरकार का जो धनराशि दरकार होगा हम 100% उसको गरीबों के किसानों के ये हम ये SOR का जो जब हम लोग देखता है स्टेट ऑन रिसोर्स हम लोग पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह में दे रहा है, इस बार लगता है इन्हेंस किया ना सर आप लोगों ने? हाँ, क्योंकि लास्ट में जाके 10% वाला के लिए काफी स्टेट का बड़ा बड़ा स्कीम भी कभी कभी 20%, 30% एश्योरेंस फिर लगता है। बड़ा स्टेट का भी उनका अपना रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, हमारा तो 10% है, हमारा जो स्टेट स्पेसिफिक हम 10% मैनेज करेगा। समझ रहा हूँ, मुझे आश्वासन देना चाहूँगा आप लोगों को कि 10% हम बीजेपी सरकार, प्रेमानंद सरकार ये मैनेज करेगा। इस बार गांव में थोड़ा लगता है जैसे स्कीम का रिफॉर्मेशन हुआ है, अब महात्मा गांधी के नाम को हटा के राम जी का नाम आ गया है, क्योंकि नाम जो अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में राम जी का नाम आ रहा है, तो इसीलिए लोगों में काफी कहीं कहीं में दिक्कत हो रहा है कि हम राम को लाए थे, हम उनको लाएंगे, फिर भगवा फहराएंगे, उस टाइप का नारा चलते रहता है। वो नारा को देख करके लोगों में शायद थोड़ा क्रिटिसिज्म है क्या ना, महात्मा गांधी को हटा दिया बोल के क्रिटिसिज्म कर रहा है कांग्रेस पार्टी, किस लिए कर रहा है सर ये लोग? देखिए अपोजिशन है, अपोजिशन का खातिर में वो अपोज कर रहा है,
लेकिन इसका बेनिफिट क्या है वो बेनिफिट नहीं बताया है। इनका जो इनका खाली नाम से मतलब है, नाम क्यों हटा है। लेकिन ये राम जी हम विकसित भारत के लिए जो किया है वो लोगों के लिए कितना भला होगा, लोगों के लिए कितना अच्छा होगा, वो क्यों नहीं बता, उसको असली वक्त बताना चाहिए। लेकिन नहीं, हम तो सुधार लाया है, अब सर बहुत बड़ा सुधार लाया है। ये सर एक मौका मिल गया सर, आप आए हुए हैं साथ में। हमारा ये सुधार में क्या है, बेरोजगारी भत्ता मजबूत करेगा, हम देर से पेमेंट पर पेनल्टी होगा, एडमिन यहाँ 6% से 9% बढ़ाया जाएगा, बायोमेट्रिक होगा, लेकिन नहीं मॉनिटरिंग होगा। तो ये जो ये सुधार लाया है ये अच्छा है कि नहीं है? काफी इम्प्रूवमेंट है सर, काफी इम्प्रूवमेंट है ये सर। आप सामने में तो कांग्रेस को तो हमको शायद नहीं मालूम था होगा सर डिटेल्स में सर। ऋषभ साहब एक मौका भी मिल गया, साथ में मंत्री जी भी है, बोलिंग सियान डिस्ट्रिक्ट का आरडी मिनिस्टर भी है, लेकिन हम आरडी में नहीं जाके, क्योंकि आप हाइड्रो पावर का मिनिस्टर भी है। पूरा अरुणाचल में जब पैसा का बात करते हैं तो सबसे बड़ा पैसा तो आपको हाइड्रो पावर में नजर आ रहा है। बहुत हल्ला गुल्ला हुआ सर सियांग डिस्ट्रिक्ट में, काफी हल्ला हुआ। फिर बाद में आपका ऑफिस में भी काफी लोग आके ज्वाइन करता है, फिर कोई लोग आके क्रिटिसाइज करता है कि नहीं हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, फिर इलेक्शन में ज्वाइन करता है, फिर क्रिटिसाइज करता है नहीं हम लोगों ने गलत साइन किया, फिर कल परसों भी ज्वाइनिंग हुआ सर। ये क्या चीज है सर? एक्चुअली आदमी लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, ऐसे जस्ट दिखाने के लिए पब्लिक को बताया जा रहा है। मेजोरिटी ने ज्वाइन किया, हम 100% नहीं बोल रहे हैं, मेजोरिटी ने ज्वाइन किया, मेजोरिटी ने पीएफआर के लिए एग्रीमेंट किया है। उन लोगों का कोई अपोजिशन नहीं है पीएफआर के लिए, मेजोरिटी का। जो माइनॉरिटी है उनका चिल्लाव है, तो माइनॉरिटी के चिल्लाव से तो नहीं होगा ना, मेजोरिटी जहाँ होगा वही होगा, अच्छा के लिए होगा, भला के लिए होगा, हमारा तरक्की के लिए होगा। हमारा तो वही है, सबसे बड़ा जो रिसोर्स है हमारा जो है हाइड्रो पावर है, डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर बोल रहा है, ये हम करने चाहता है, भारत सरकार करने चाहता है। तो ये देश के भला के लिए, अरुणाचल के भला के लिए, इसमें लोग सपोर्ट में आ रहा है, सब लोगों का जो है अपोजिशन है, कुछ होने वाला है, हम काम आ गए। कुछ अपडेट बताएंगे सर? सपोर्ट है लोगों का सपोर्ट। सर वो सिर्फ श्याम अपर मल्टीपर्पज का नहीं, ओवरऑल में, क्योंकि वही बोला मैं, अब बहुत कम मौका मिलता है सर, आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, तो थोड़ा सा अरुणाचल को एक बार बता दीजिए कि हाइड्रो पावर का अभी तक का क्या अपडेट है, क्योंकि एक समय था आप लोग हाइड्रो पावर को अपोज करते थे, आज सपोर्ट करते हैं, अरुणाचल का विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा बोलता है, तो क्या अपडेट क्या है सर, वो थोड़ा बता दीजिए। आप देखिए, हम लोग ने कभी भी हाइड्रो पावर का अपोज नहीं किया, सरकार सभी समय में ही सपोर्ट करके आया है। सपोर्ट करने का वजह के कारण से ही अभी हम सरप्लस ऑफिस में हम भी एक स्टेट है, हम सरप्लस, हम 400 मेगावाट से शुरुआत किया, सिर्फ 400 मेगावाट से आज 1200 मेगावाट से ज़्यादा हमारा प्रोड्यूस कर रहा है। उसका अलावा अभी 2000 मेगावाट अभी सुबह लोअर आने वाला है कि नहीं, सुबह लोअर आने वाला है। उसका साथ साथ अभी डिमांड बढ़ती बढ़ा 2380 मेगावाट, जो आनिनी का तरफ में जो है जो डिमांड जो मशीन है उसमें तकरीबन 8-10 हज़ार मेगावाट आने वाला है उसमें से। फिर कलाई 2 अभी टेंडर होने वाला है, कलाई 2 का जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट से, फिर आपका शियोमी डिस्ट्रिक्ट में टेंडर हो गया है। तो इस तरह का अगर देखा जाए तो कम से कम 12,000 मेगावाट आने वाले 10 साल में। पहले 10 साल से 15 साल तक 4,000 करोड़ का हमारा आय, और 15 से 20 साल का बाद में हमारा सालानी आय आएगा 10,000 करोड़ हाइड्रो पावर से। अभी का जो सीनरी है जब हम जितना एमओयू साइन किया है उसी का हिसाब से 10,000 करोड़ है, ये है आंकड़ा हमारा। तो अरुणाचल का जो आने वाले, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो जनरेशन है, उनके लिए कितना अच्छा होगा, सुनने के लिए अरुणाचल का कितना तरक्की होगा, कितना विकास होगा। आज का दिन में आप हाईवे बोलो, रेलवे बोलो,
एयरवेज बोलो, सभी प्रकार के अरुणाचल प्रदेश में तमाम विकास आ रहा है कि नहीं? ये देख रहा है लोग। वाइब्रेंट विलेज कहो, आप सनराइज फेस्टिवल हम लोग करके आया है। कौन सोच रहा है कि एक दिन पंजाब डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का सनराइज फेस्टिवल में है ना जिला आने वाले समय में और होगा। ये तो पहला जन्म है, सनराइज फेस्टिवल हो रहा है। तो डेवलपमेंट कितना आ रहा है, और आने वाले 10-15 साल में जब ये हाइड्रो पावर आएगा, जब अपना रिसोर्स माइनिंग से आएगा, तो कितना तरक्की होगा आप सोच नहीं सकते। इसलिए हाइड्रो पावर का यही आंकड़ा है, मैं बोल रहा हूँ 12,000 मेगावाट अभी तक तो होगा, आने वाला समय में और उसको हम लोग एनहेंस करेगा। ये पंचायत लीडर्स लोग नया अभी शपथ ग्रहण हो रहा है, 10 तारीख तक फाइनल हो जाएगा। तो कैसा काम करना चाहिए एज ए फादरली फिगर, और बहुत पुराना लीडर है आप अरुणाचल प्रदेश का, तो क्या मैसेज रहेगा? पंचायत मंत्री साहब भी साथ में है, काम कैसा करना चाहिए? शुरुआत उन लोगों का होने वाला है नया। मैं तो पंचायत में हमारा जितना भी हमारा प्रेसिडेंट साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हम्पिंग मेजोरिटी बीजेपी का सिर्फ 2 ही जीता, तो क्या सर कांग्रेस का सिर्फ 2 ही जीता है कि नहीं? 2 ही जीता, हमारा तो 99% नहीं, ऑलमोस्ट 99% बाकी इंडिया का भी था। तो ये तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है हमारा। तो आने वाले जो पंचायत आएगा उनके लिए भी हम ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रहे हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग देगा, उनको भी किस तरह से सरकार काम होगा। मैं फाइनेंस और प्लानिंग संभालूंगा, मैं भी आऊँगा इस ट्रेनिंग में, उनको बताऊँगा किस तरह से खर्चा करना चाहिए, सरकार किस तरह से पंचायत के लिए जो धनराशि का आयोजन कर रहा है, तो सब गाइडलाइन जो है हम सब बताएंगे, उसमें कोई करने नहीं। मैं सभी को जितना भी जीता है, हमारा जो वोटर ने, हमारा जो हमारा कार्यकर्ता है, जितना ने इतना अपना समय लगा के, जीवन लगा के ये जो जीत हासिल किया है, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा। आने वाले समय में नया जो पंचायत आएगा उनको और जोर से काम करेगा और लाएगा, जरूर विकसित होगा। one minute. पार्लियामेंट में जो विकसित भारत जी राम जी शब्दों से पार्लियामेंट में जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग माहौल क्रिएट हुआ था राम शब्दों से, ये अरुणाचल का कांग्रेस पार्टी भी उसी में माया जाल में फंसा हुआ है। एक्चुअली ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है कि विकसित भारत जी राम जी में विकसित भारत ग्रामीण या ग्रामीण बिल था। जी का बीच में ग्राम में राम आता है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में रखा गया। जब हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर जब 2 आवर्स में एक्सप्लेन हुआ तब जाके बहुत ऑनरेबल एमपीज को भी, ऑपोजिशन लीडर्स को भी बाद में महसूस हुआ नहीं हम लोग गलत फहमी में हैं। अभी अरुणाचल में भी कांग्रेस आई में कुछ स्टेटमेंट दिया है जी राम जी में विकसित भारत ग्रामीण बिल जब पार्लियामेंट में पास होने से पहले बिल होता है, पास होने के बाद एक्ट होता है, तो इसलिए इसमें कहीं भगवान राम का राम नहीं है, यहाँ ग्रामीण बिल, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसलिए बाद में पार्लियामेंट भी सुधर गया तो अरुणाचल का कांग्रेस भी सुधर जाएंगे। थैंक यू।